बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो लाइव विद जाना चकज़ई। मैं हूं आपकी मेजबान दुरे शहवार। आज आप अपने प्रोग्राम में जिन इश्यूज पे बात करेंगे वो है दूध की कीमतें जो आसमान से बातें कर रही हैं, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा भारत ने जो मुंह की खाई है उसके बावजूद सबक हासिल नहीं करते, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे टीटीपी और पाकिस्तान के मुआहदे को लेकर। टीटीपी और पाकिस्तान में के दरमियान जो मुआहदा हुआ है वो मुतासरीन और पार्लियामेंट से भी छुपाया गया। इसके अलावा हम बात करेंगे वजीर इत्तलात सिंध का चीनी को लेकर जो अहम बयान सामने आया है, इस पे बात करेंगे। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मारूफ सियासी तज्जियाकार जाना चकज़ई साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम शावार और नाजरीन को भी सलाम पहुंचे। जी सर, सबसे पहले हम बात करें कि वजीर इत्तलात सिंध का जो बयान आया है चीनी को लेकर के, उन्होंने कहा है कि सिंध में आसिफ अली जरदारी साहब की तो कोई शुगर मिल्स नहीं है, अलबत्ता हुकूमत और इत्तेहादियों की जो है शुगर मिल्स है। इस पे क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ये अजीब बात है कि अब सिंध में सिंध को स्केप गोट बनाया जा रहा है। सिंध के अपने इश्यूज हैं, लेकिन पीटीआई अपनी नालायकी को छुपाने के लिए सिंध गवर्नमेंट को ब्लेम कर रही है कि शुगर यानी चीनी सिंध में मिलों की वजह से महंगी हो गई है। अकल नहीं मानता ऐसे बयानात को कि किस तरीके से इस अहम इशू को पीटीआई की गवर्नमेंट सियासी तौर पर इस्तेमाल कर रही है। सिंपल लॉजिक, सिंपल कैलकुलेशन है। मेजॉरिटी जो साउथ पंजाब में पीटीआई की नुमाइंदगी करने वाले मिनिस्टर्स हैं वो शुगर मिलों के नुमाइंदे भी हैं, उनके शुगर मिल्स हैं, उनके काबू में, कंट्रोल में है। जो सब्सिडीज इशू हुई हैं वो पीटीआई के लोगों को इशू हुई हैं। जो हेल्प मिला है पंजाब गवर्नमेंट ने दी है वो पीटीआई के लोगों को मिला है। जो कैबिनेट में बैठे हैं वो पीटीआई के लोग हैं जिनके शुगर मिले हैं। अब अगर बहरान इतना शदीद हो गया है, पीटीआई की नालायकी है कि वो शुगर के हवाले से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकी, अपने लोगों को उन्होंने हाथ नहीं डाला, और इसी तरीके से जो भी इंक्वायरियां हुई है उनको हश हश करके एक साइड पे कर दिया। लिहाजा ये बदकिस्मती से कहने की हद तक तो बातें हैं कि किसी और को ब्लेम किया जाए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो बहरान है शुगर का वो पाकिस्तान में तेल से भी ज्यादा बहरान है। एक ज़रूरी मुल्क और शुगर इतना महंगा हो गया है। चीनी अब मार्केट से यानी लोग जखीरा अंदोजी कर रहे हैं, और अब माफिया जो है उनको और पैसे मिलेंगे क्योंकि शॉर्टेज क्रिएट होगा, और ये मसनूई शॉर्टेज और क्रिएट करने के बाद लोगों को महंगे दामों शुगर मुहैया होगी। ये हुकूमत की नालायकी है कि शुगर के प्राइसेस को कंट्रोल ना कर सके, माफिया के खिलाफ कुछ ना कर सके। जो उनके अपने लोग थे उनके खिलाफ कोई ऐसी क्रेडिबल इंक्वायरी ना कर सके। इसके साथ अब शुगर के जो होर्डिंग हो रही है, जो जखीरांदोजी है, उस हवाले से पीटीआई की कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। जो सब्सिडी की बात की गई कि हम गरीबों को सब्सिडी देंगे और वो सस्ती चीनी प्रोवाइड करेंगे। देखिए, अगर यूटिलिटी स्टोर्स को इस्तेमाल करना है, यूटिलिटी स्टोर्स हमारे मुल्क के सबसे करप्ट तरीन यानी शुमार किए जाते हैं। यहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए लाखों करोड़ों रुपए लिए जाते हैं ताकि करप्शन का जो माहौल है उससे फायदा उठाया जा सके। जब भी बिलखसूस माजी की हुकूमतों ने ये जो यूटिलिटी स्टोर्स बनाए उसमें सिर्फ एक ही आंसर था कि करप्शन को जो है वो लिजिटमाइज किया जाए, लीगलाइज किया जाए। यही पॉलिसी पीटीआई की। अब इन लोगों को आप सब्सिडी दे रहे हैं जो करप्शन के लिए मशहूर है, तो वो आम आदमी तक ये नहीं पहुंचेगा। और ये कई हवालों से एक गलत स्ट्रैटेजी है कि आप कहें कि उन लोगों को हम इन स्टोरों से जो हमारे पास डेटा है, गरीब लोग हैं, उनको हम सस्ती चीनी देंगे। तो मैं समझता हूं कि सिंपली चीनी का जो बहरान है वो हुकूमत की इनएफिशिएंसी की वजह से, हुकूमत की नालायकी की वजह से, और हुकूमत की कोई रैशनल स्ट्रेटजी ना होने की वजह से, और सियासी मलहूजात को रखने की वजह से है। अब अगर ये कोई और सियासी लोग होते, मुखालफिन होते, तो अब वो नए में पड़े होते हैं। लेकिन चूंकि उनका ताल्लुक, ज्यादा लोगों का ताल्लुक पीटीआई के साथ है, इसलिए उन पे हाथ डालना नामुमकिन है। एफआईए को इस्तेमाल किया गया, लेकिन एफआईए ने जो भी इंक्वायरियां की वो आप सबके सामने
फिर वो किसी को पता नहीं चला। कुछ दिन मीडिया हेडलाइंस बनी, कुछ दिन सोशल मीडिया पे उछाला गया, लेकिन फिर हमें कुछ भी नजर नहीं आया। देखिए, पीटीआई के लिए एक सीरियस इश्यू है कि वो उनकी इनएफिशिएंसी और डिफिशिएंसी ने पीटीआई का जो रेपुटेशन है वो एक नालायक और इनकम्पिटेंट गवर्नमेंट रख दिया है। ये आप एलएनसी यानी एलएनजी जो गैस का बहरान है उसको देखिए, जो सर्कुलर डेट है उसे आप सर उस देखिए। पे तो बड़ा अजीब और गरीब सा इनका बयान सामने आया है कि ये कहा जा रहा है कि अब जो है दिन में सिर्फ 3 दफा गैस आएगी खाने के टाइम पर। देखिए, ये बात अगर सही है तो वाकई ये हद है इनएफिशिएंसी की, नालायकी की। पीटीआई के दौर में कोई नया टर्मिनल नहीं बन सका, कोई गैस पाइपलाइन नहीं बिछा सके, कोई जो हमारे ऑलरेडी टर्मिनल है उनको फुल कैपेसिटी भी नहीं चला सके। हद तक के नालायकी इस हद तक है, जब पिछली गवर्नमेंट ने कतर के साथ मुआहिदा किया तो उन्होंने एक कोटा दिया कि आप मिसाल के तौर पे साल में 12 जहाज गैस के भर के ले जाएं। अब वो भी फुल कैपेसिटी भी चला नहीं सके, 7-8 के करीब भी जो वो जहाज भर के ना ला सके। अब जो बहरान है वो जो दाखिली कंज्यूमर्स हैं उनको भी गैस नहीं मिल रहा। आप देखें, मेरे आपके हर घर में लोड शेडिंग शुरू हो गई है। इसी तरह जो इंडस्ट्री है कमर्शियल यूज के लिए उनको भी फुल कैपेसिटी नहीं मिल रहा। अब इस बहरान के नतीजे में आपके जो एक्सपोर्ट है वो मुतासर होंगे, कारखाने जो है वो यानी आउट ऑफ बिजनेस हो जाएंगे जब आपके पास गैस नहीं है, जब आपके पास फुल कैपेसिटी गैस नहीं। अब इन्हें हुकूमत इमरजेंसी बुनियादों में कहीं से महंगे गैस बाहर से इन्हें मंगवाना पड़ेगा। तो ये भी हुकूमत की नाअहली की फहरिस्त में एक अहम चीज़ है जो शामिल है। और ये मैं मेरे मुंह में खाक, अगर मैं गलत हूँ मैं इस पर माफ़ी भी मांगूंगा, मैं इस पर सब कुछ कहूँगा, लेकिन जो क्राइसिस एलएनजी का है, गैस का है, वो हुकूमत का अपना पैदा करता है, उनकी नालायकी और इनकम्पिटेंसी का है। देखिए कितने वजीर आए, कितने वजीर चले गए, इस बुरान को हल नहीं कर पाए। 5 वजीर तो एनर्जी के उन्होंने चेंज किए, लेकिन हम देख रहे हैं कि एलएनजी का बहरान अब भी वही है जो नवाज शरीफ के दौर में था। नवाज शरीफ ने तो काफ़ी हद तक जो मुआहिदा किया था कतर से वो बड़ा कामयाब मुआहिदा अब समझा जा रहा है। तकरीबन $15 पे, अब ये 25 पे कर रहे थे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये इसी पे अवेलेबल है। तो मैं हैरान इस बात पे हूँ कि जो बुराई हम पिछली गवर्नमेंट में थी वो अब अच्छा यानी वो अच्छाई लगने लगी है। यानी जो मिस गवर्नेंस की चीज़ें जो पिछली गवर्नमेंट के बारे में गिनवाई जा रही थी, वो गवर्नमेंट, वो गवर्नेंस, वो इश्यूज अब अच्छे लगने लगे हैं। पीटीआई की कारकर्दगी इतनी बुरी है, मैं इस बात पे बिल्कुल सर जबकि पीटीआई से लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी कि ये कुछ करेंगे खान साहब पाकिस्तान के लिए। हम सब उम्मीद कर रहे थे कि ये पीटीआई एक ऐसी गवर्नमेंट देगी जो क्लीन होगी, जो कॉम्पिटेंट होगी और जो एफिशिएंट होगी, और माजी में जो भी गवर्नेंस के इश्यूज रहे हैं वो उनको खत्म करने में कामयाब हो जाएगी। और जो भी हमें शिकायतें माजी में करप्शन के हवाले से थे, नालायकी के हवाले से थे, इनएफिशिएंसी के हवाले से थे, कहीं भी हवाले से हमें थी, वो उन पे यानी उनको एड्रेस करेगी। लेकिन बदकिस्मती से जो बुनियादी जो बेसिक चीज़ें हैं उनको भी पीटीआई संभालने से कासिर है। अब हम देख रहे हैं इकोनॉमी की सूरत हाल क्या है, अब एलएनजी का क्राइसिस, बिजली का, सर्कुलर डेट का, अब चाइनीज कंपनियों ने भी शिकायत करना शुरू कर दिए, सीपेक पे असरात आना शुरू हो गए, उनके साथ जो मुआहदे हुए थे, अब बिजली हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनको पैसे नहीं दे रहे हैं। अब अगर आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं और उन कंपनियों को पैसे नहीं दे रहे हैं तो चीन तो नाराज हो जाएगा, चीन तो नाराज होगा, सीपेक पे इसके असरात आएंगे, बाकी जो इन्वेस्टमेंट है वो हल्ट हो जाएगी, वो रुक जाएगी। तो इस तरीके से हम मामला को चला रहे हैं। तो सर्कुलर डेट एक खौफनाक बहरान की शक्ल इख्तियार करेगा जो भी गवर्नमेंट आएगी। सर आप पीटीआई के इस तरह के जो इनके रहनुमाओं के इस तरह के बयान को आप कैसे देखते हैं? जैसे आज जो बयान सामने आया है कि इससे 3 दफा गैस आएगी दिन में खाने के टाइम पर, इससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने तो ये कहा था कि नवाले कम कर दें। देखिए कि महंगाई है तो आप नवाले कम कर दें, फिर फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि महंगाई है तो आप इनकम बढ़ा दें। देखिए ये मज़ाक़ बयानात है। मैं दुआ करता हूँ कि ये जो आपने कहा कि 3 दिन में आएगी, ये बयान गलत हो। सही है, बिल्कुल लेटेस्ट खबर है। ये गलत हो, ये यानी एम्बैरेसमेंट हो, ये फेक न्यूज़ हो। लेकिन अगर ये बात सच्ची है, इससे ज़्यादा यानी एम्बैरेसिंग सूरत हाल क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा बहरान एलएनजी का क्या हो सकता है कि हम सिर्फ दाखिली जो कंज्यूमर्स हैं उनकी ज़रूरतों को पूरी नहीं कर सकते हैं तो इंडस्ट्री को तो हम ताला लगा देंगे, उनको तो बिल्कुल हुकूमत गैस नहीं फराम कर सकेगी। अब इसमें फिर सोने का सुहागा देखिए, जल्दी पे तेल छिड़कने के मुतरादिफ हुकूमत के वज़रा के बयानात जिस मज़ाक़ खेज़ तरीके से वो बयानात देते हैं, वो अटेंशन सीकिंग के लिए तो ठीक है,
अपने आप को मीडिया में न्यूज़ में लाना तो ठीक है, लेकिन बेवकूफ़ी की वो इंतहा है जिस तरीके से ये बहरान को यानी उसको यानी बयान करते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं अल्फाज में। ये एक अफसोसनाक अमर है। जिस तरह मैंने कल भी कहा था कि पीटीआई की दुश्मनी अपनी पार्टी के वजीरों के साथ है, अपनी पार्टी के वजीर अपने आप पे गोल करते हैं। उनके जो बयानात होते हैं क्राइसिस को मैनेजमेंट के हवाले से, पीआर पब्लिक रिलेशन के हवाले से, कम्युनिकेशन के हवाले से, वो इंतहाई मज़ाक खेज़ होते हैं। इन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं होती, इन्हें कोई स्ट्रेटजी नहीं मिलती, उन्हें कोई टॉकिंग पॉइंट नहीं मिलते, इनका कोई भी सुबह मीटिंग नहीं होता। खान साहब को जब वक्त मिले वो कुछ तर्जुमानों को बुलाते हैं और उन्हें स्पून फीड करते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। मैं हैरान हूँ कि इनके पास हुकूमती वसाइल, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, टीवी, दूसरे वसाइल, इश्तिहारों की लेवरेज प्राइवेट मीडिया के खिलाफ, फिर भी ये अपना पैगाम नहीं दे सकते, अपनी वजाहत नहीं दे सकते और इतनी मजाकखेज बयान देते हैं। अब सिंध पे इन्होंने डाल दिया उसका शुगर का क्राइसिस। अच्छा, एलएनजी के लिए फिर वो एक मजाकखेज एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि माजी की गवर्नमेंट ने, अब माजी की गवर्नमेंट ने जो मुआहदा किया वो आज बिल्कुल अच्छा लगने लगा है, वो सस्ता है, वो 12 के करीब। सर अभी 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 एक डेट इन्होंने दी है क्रशिंग की 15 नवंबर, तो क्या 15 नवंबर इसके बाद जो है वो चीनी की कीमतें आपके समझते कम होगी? देखिए किस तरीके से कम होंगी, ये तो अब पेट्रोल से भी ज्यादा महंगी हो गई है। अब लोग, मैं हैरान हूँ कि चीनी और आटा एक ऐसा यानी ऐसी ज़रूरी कमोडिटीज़ है कि इसको आपने इस्तेमाल ही करना है। अब फिर हमें डॉलर स्पेंड करने पड़ेंगे कि इसको बाहर से मंगवाएं अगर ज़ख़ीरांदोज़ी ज़्यादा हो गई। ये कितना ऐसा बहरान है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि इसको ये पीटीआई वाले, इनके मिनिस्टर्स किस तरह हल करेंगे। इसकी छोड़िए कि ये महंगे हो गए हैं, अब इसके ज़ख़ीरा यानी उसको लोग ज़ख़ीरा करेंगे जो माफिया है। अब अगर ये ज़ख़ीरा होना शुरू हो गए और एक मसनूई शॉर्टेज और बन गया तो उससे कीमतें और शूट अप करेंगे। जब कीमतें शूट अप करेंगे तो इसका मतलब है कि हुकूमत के लिए फिर मसला होगा कि इसको इंपोर्ट करें ताकि जो प्राइसेस उनको स्टेबलाइज करें, मार्केट में और चीनी डालें। अब मार्केट में चीनी कहाँ से डालेंगे जब वो ज़ख़ीरा हो गए? बाहर से मंगवाना पड़ेगा। जब बाहर से आप मंगवाएंगे तो डॉलर खर्च करेंगे, डॉलर है ही नहीं इकोनॉमी में, कितने आप खर्च करेंगे? हम सऊदी अरब से और IMF से उधार ले लेके थक गए। तो उस चीनी के लिए भी हमें एक ज़रूरी मुल्क, एक एग्रीकल्चर मुल्क, हम चीनी के लिए बाहर से, यानी हमारा गन्ना इतना ज़्यादा है कि हम उसको, यानी हम अब अपने गन्ने को छोड़िए, बाहर से हम शुगर यानी डॉलर्स पे खरीदेंगे। ये इंतहाई मतलब सीवियर क्राइसिस है गवर्नेंस का, नालायकी का, इनएफिशिएंसी का। जी सर। अच्छा सर, मरियम नवाज साहिबा ने ये भी कहा है कि पेट्रोल महंगा है तो मैं क्या करूं, पैदल चलो। चीनी महंगी है तो मैं क्या करूं, मीठा मत खाओ। गैस नहीं आ रही तो मैं क्या करूं, खाना खाना छोड़ दो। हुकूमत वक्त जो है इस वक्त अजाब बन के टूटी है अवाम के ऊपर। क्या, किस तरह से देखते हैं आप इनके इस बयान को? देखिए, मरियम नवाज ने यकीनन टाउंट किया है हुकूमत के वजीरों को, उन्होंने उनका मजाक उड़ाया है इस बयान से, और ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से हुकूमत की जो बयानात है उसमें मुंतिक लॉजिक नहीं है और किस बुरे तरीके से हुकूमत अपना दिफा कर रही है। तो अपोजिशन तो इस पे खेलेगी। मरियम नवाज के लिए तो ये एक गिफ्ट है कि अपनी यानी हुकूमत की नालायकियों पे वो खेले, उन्हें एक्सप्लॉइट करे और इस तरह बयानात जो है उसको उछाले। अब हुकूमत के लिए चैलेंज है कि वो अपनी मीडिया स्ट्रेटेजी को सही करे, अपनी पीआर स्ट्रेटेजी को सही बनाए। इस वक्त कोई मीडिया से नाला है, जो उनका मैसेज है वो आवाम तक नहीं पहुंच रहा, यानी वो सही मैसेज तो पहुंचाए, अब लोगों को सही रीजंस तो बताएं कि अगर एलएनजी है का क्राइसिस है क्यों है, अगर ये हम नहीं दे सके तो क्यों ना दे सके, अल्लाह आवाम के सामने हकायक लाए। आवाम बेवकूफ नहीं है। देखिए, मैं और आप, हर आदमी जो रात को रोटी खाता है उसका एक लॉजिक है, एक मुंतिक है, वो कभी भी मार्केट उसको बता देती है कि क्या मसला है। अब अगर आप उनको फरकंसिस लेते हैं, उनकी यानी इंटेलिजेंस की इंसल्ट करते हैं, उन्हें सही बात नहीं बताते, तो आपका क्रेडिबिलिटी गैप इतना ज्यादा होगा। बिल्कुल सर, ये तो बजाय आवाम को हकायक से आगाह करने के ये ब्लेम गेम्स खेलते हैं। देखिए, ब्लेम गेम एक मायूफिक, एक शॉर्ट टर्म सियासी एक स्ट्रेटजी है जिससे हुकूमत
क्रेडिबिलिटी गैप को ख़त्म नहीं कर सकती, बल्कि ये क्रेडिबिलिटी गैप और बढ़ाएगी। अगर आम आदमी का एक्सपीरियंस एक है और आप उनको कोई और बता रहे हैं कि आप तो बेवकूफ़ हो, आपको समझ नहीं आती कि महंगाई की वजह क्या है, आपको समझ नहीं आती कि आप टमाटर क्यों महंगे खरीदें, आप शुगर क्यों महंगे दामों लें, आपको एलएनजी क्यों नहीं मिल रही, गैस लोड शेडिंग क्यों आपको वो हो रहा है, और क्यों आप जो है बिजली के महंगे बिल पे कर रहे हो, तो फिर उनको एक ऐसा मुंतक दिया जाता है जो बिल्कुल उन लोगों को भी बेवकूफ़ाना लगता है। तो ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत के लिए, हुकूमत के वजीरों के लिए, उनकी पीआर की टीम के लिए, उनकी मीडिया मैनेजर्स के लिए एक चैलेंज है कि वो किस तरह क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, क्रेडिबल लॉजिक और वो रीजंस बताएं कि हकीकी रीजंस क्या हैं। अब माजी में ये एलएनजी का मलबा नून लीग पे डालते आ रहे हैं। अब नून लीग जो इस वक्त नहीं है हुकूमत में, उन्होंने भी अपना मैसेज सही कर दिए कि यार हमारे ये जो मुआहदे हमने किए थे वो क्यों सही थे। एलएनजी का कतर के साथ मुआहदा हुआ था, वो सबसे ज्यादा रैशनलाइज था, वो सबसे चीप दामों पे था, और उन्होंने पूरे साल की जो रिक्वायरमेंट थी उसको जरूरत में रखा हुआ था। अब ये नून लीग आम आदमी तक ये बात पहुंचाने में कामयाब हो गई है। अब मेरे 1000 इख्तलाफात है नून लीग के साथ, लेकिन जो मैसेजिंग है उन्होंने की है, क्योंकि खाकान अब्बासी साहब जितना भी आप उनको सियासी तौर पे बुरा भला के एक कम्पिटेंट मिनिस्टर रहे हैं, वो एक कम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और वो खुद भी उसका इनपुट है एलएनजी के इस मुआहदे में। तो अब यहाँ पे तो हम देख रहे हैं लिटरली इनएफिशिएंसी हुकूमत की, जिसे और पे आम नालायकी कहते हैं। अब इसको किस तरीके से हुकूमत जस्टिफाई कर सकती है, और ये जो बहरान है, चाहे ये एलएनजी का है, गैस का है, शुगर का है, इसी तरह बिजली का है, इन बहरानों पे किस तरीके से जो आम आदमी को मुतासर करते हैं। पेट्रोल का बहरान जो अब हुकूमत कह रही है कि उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं और हमें और भी तकरीबन 10-11 रुपए बढ़ाना पड़ेगा। अब अगर आइंदा दिनों में 10-11 रुपए और हम पेट्रोल बढ़ाएंगे तो आम लोगों की जिंदगी किस तरीके से चलेगी। जो कारखाने हैं वो अपना डीजल किस तरह इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे एक्सपोर्ट पे असर होगा, एक्सपोर्ट पे असर होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। बेरोजगारी के साथ जो लोग हैं, वो जो गुर्बत में 70% लोग जो दिन में $2 नहीं कमा सकते, वो क्या करेंगे। ये बिल्कुल हुकूमत के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि इन मल्टीपल बहरानों से वो किस तरीके से निकलेगी। ये लोग एक कम से कम इतना रिलैक्स हों और एक सुख का सांस लें कि चले कोई चीज़ तो सस्ता है, कोई चीज़ तो अफोर्डेबल है। अब आम रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, चाहे वो रोटी, अब रोटी 15 रुपए की है, अब 15 रुपए की अगर आपने 3 दफ़ा भी इस्तेमाल करनी है, महीने की तकरीबन पहुंच जाएगी 20,000 पे। अब एवरेज सैलरी यहाँ पे 16,000 है, तो 16,000 जिसकी एवरेज तनख्वाह है, वो 20,000 की रोटी महीने में कैसे खरीदेगा। बाकी उनके लिए बजट कहाँ से आएगा, उनको बिल देना है, किराया देना है। ठीक है सर इसमें मैं आपसे बात करूंगी, मगर अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद इंशाल्लाह इसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूंगी। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए लाइव विद जाना चकज़ई ओनली ऑन स्टार न्यूज। वेलकम बैक फ्रॉम दी ब्रेक। जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे रोटी की कीमत के हवाले से। जी जान साहब, क्या कह रहे थे सर आप? एवरेज सैलरी पाकिस्तान में 16,000 रुपए है, जो एवरेज तनख्वाह है औसतन एक आदमी जो कमाता है। अब 16,000 अगर उसका मंथली बजट है तो वो किस तरीके से अपना घर के खराजात यानी चलाएगा। वो रेंट भी देगा, किराया देगा, वो टमाटर खरीदेगा, सब्जी, गोश्त, अंडे, इसी तरह तेल अगर किसी को ज़रूरत हो, गैस अगर किचन में चल रहा हो, और जो बुनियादी चीज़ है वो रोटी है। रोटी की कीमत जिस तरह आपने इशारा भी किया 15 रुपए, अगर आप 3 रोटियां दिन को भी गिने ये 20,000 18,000 रुपये पहुंच गई हैं। ये सिर्फ रोटी की जो बजट है। अब आप 16,000 अगर आपकी का माहाना बजट है तो बाकी चीज़ों के लिए आपके पास पैसे किधर से यानी बचेंगे। ये आम लोगों की जिंदगी बन गई है। वही रोटी जो 2 रुपए सर अभी जिस तरह से अभी 15 रुपए आप कोट करें, लेकिन पिछले ये 6 महीने से यही प्राइसेस कांस्टेंट है रोटी की। अब जिस तरह से आटे की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं तो ऑब्वियसली 15 से और ज्यादा ऊपर जाएगी कीमत रोटी की। बिल्कुल 15 से कीमतें बढ़ेंगी या उनका जो वजन है वो कम होगा। तो ये
पाकिस्तान में इस वक्त जो महंगाई की वजह से बदतरीन गुर्बत का जो लहर आने वाला है उसका हम सोच नहीं सकते। उसके लिए कोई तैयारी नहीं है। इस वक्त हम हिंदुस्तान से काफ़ी बेहतर थे, गुर्बत वहाँ पे कहीं ज़्यादा थे, ज़्यादा था लेवल उसका। लेकिन अब पाकिस्तान जो तेज़ी से गुर्बत की लकीर के नीचे जा रहा है उसकी मिसाल कभी भी हमें नहीं मिल रही थी। और हर चीज़ जो महंगाई की वजह से आम आदमी की जो क़ुव्वत ख़रीद है जिस तरह मुतासर हुआ है, बिलखसूस जो रुपये की कीमत है। अब देखिए डॉलर जो है तकरीबन 178 पे पहुंच गया और यही कहा जा रहा है कि ये 180 पे पहुंचेगा। अब अगर ये इस तरीके से 180 पे जाएगा और जो महंगाई की वजह से ऑलरेडी रुपए की कमी इनडायरेक्टली कम हो गई है, तो इसका मतलब है तकरीबन अफेक्टिवली मौसर अंदाज अमली लिहाज से रुपया 200 क्रॉस कर गया है। अब 200 के करीब अगर आपका रुपया है जिसकी वैल्यू है, तो ये आम लोगों की जिंदगी पे इसका असरात देखिए। जो आपके फॉरेन डेट्स हैं वो किधर पहुंचेंगे, जो हमने कर्जे देने हैं, जो दाखिली कर्जे हैं उनका वॉल्यूम कितना बढ़ेगा। चलिए दाखिली का रुपीज में अगर डॉलर्स में नहीं है तो वो बढ़ेंगे, लेकिन अगर रुपीज में हमने बैंकों से बारो किए तो कीमत कांस्टेंट रहेगी। लेकिन जो हमने डॉलर्स में लिए हम बैठे बैठे गरीब हो रहे हैं मुल्क की हैसियत से। जब रुपया गिरता है, जब डॉलर मजबूत होता है, अच्छा फिर डॉलर की स्मगलिंग शुरू हो जाएगी। अभी इस वक्त लोग होर्डिंग भी कर रहे हैं, जखीरा कर रहे हैं डॉलर, क्योंकि रुपये की कीमत इनस्टेबल है। लोग पैसे जो है वो बैंकों में नहीं रखना चाहते, लोग पैसों को घर में नहीं रखना चाहते और डॉलर खरीदते हैं। तो डॉलराइजेशन की वजह से आपकी इकोनॉमी पर असर पड़ता है। इसके साथ फिर अफगानिस्तान में जो स्मगलिंग है डॉलर की, तकरीबन यही कहा जा रहा है कि 1500 मिलियन डॉलर तकरीबन हर 2 दिन 5 दिन या एक हफ्ते में उनकी स्मगलिंग होती है अफगानिस्तान की। इस पे पिछले दिनों शहबाज शरीफ साहब का एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि कौन कहता, तो उन्होंने इस बात पे खान साहब पे टॉन्ट किया था कि कौन कहता था कि अगर डॉलर बढ़े तो मुल्क का वजीर आजम चोर होता है। देखिए ये तो मेरे ख्याल में अपोजिशन के लिए, जिस तरह आपने मरीम नवाज का बयान भी कोट किया, अभी शहबाज शरीफ का बयान कोट कर रहे हैं, इनके लिए तो गिफ्ट है। जो बातें इमरान खान साहब अपोजिशन की हैसियत से करते आ रहे थे, अपोजिशन तो उस पर खेलेगी, उनसे फ़ायदा लेगी और आम लोगों को इस हवाले से यानी कन्विंस करेगी, उनसे यानी उनको कहेगी कि किस तरीके से इनकी बयानात में तजादात थे और उनकी आज की कारकर्दगी में तजाद है। तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन के लिए तो ये एक इमरान खान की हुकूमत की एक ऐसा हथियार है, उनकी कमजोरी है कि अपोजिशन को मजा, यानी वो तो सेलिब्रेट करेंगे कि इनके जो डबल स्टैंडर्ड थे उस वक्त आज वो खुल के सामने आ रहे हैं। तो अपोजिशन के लिए जो भी बहरान है वो उनको सियासी फायदा उठाने के लिए तैयार खड़ी है और अपोजिशन का काम भी यही है। इस वक्त जो हालात, यानी अपोजिशन भी इतनी नालायक है कि अभी तक वो इन बहरानों से कोई फायदा नहीं उठा सकती थी और उनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, कोई कंपेन नहीं था, वो उनके पास मसल पावर वो यूज नहीं कर पा रहे थे। अब वो खुद उनके लिए गिफ्ट आ गए, जो इमरान खान की हुकूमत ने अपने लिए मसाइल क्रिएट किए, जो बहरान पे बहरान हमारे सामने खड़े हैं, हमारे दरवाजे हर रोज खटखटा रहे हैं, वो अपोजिशन के लिए यकीनन एक गिफ्ट है और अपोजिशन इस पे अब खेलेगी। अगर वो इतनी भी नालायक वो ना कह सके तो उनके हाथ में सब कुछ आ रहा है। पार्लियामेंट में हुकूमत के लिए क्राइसिस, अपोजिशन के लिए यानी अपॉर्चुनिटी, बाजारों में स्ट्रीट में चीज़ें महंगे, हुकूमत के लिए क्राइसिस, अपोजिशन के लिए एक गिफ्ट, एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका कि उस पर सियासत करें। तो अपोजिशन के तो इनकी लाठी निकल आई है हुकूमत की बहरानों की सूरत में। ठीक है असर, अब बात करेंगे भारत की बेइज्जती के हवाले से। पहले पाकिस्तान ने मैच में जो है इनके खिलाड़ियों को धूल चटा दी। अब जो है भारत का इस वक्त सितारा मुझे लग रहा है गर्दिश में है। इन्होंने जो इजलास बुलाया जिसमें पाकिस्तान और चीन ने जाने से इनकार कर दिया, इसके अलावा जो 8 ममालिक इनके इजलास में शामिल थे उसमें इन्होंने ये रखा कि भाई अफगानिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार दिया, मगर उन 8 के 8 ममालिक ने जो है इस बात को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कतई इस बात का जो है मुस्तरद किया था इस बात को। इसे कैसे देखते हैं सर आप? देखिए अफगानिस्तान में इंडिया का कोई किरदार नहीं। इंडिया का सिर्फ एक किरदार रहा पिछले 20 साल में कि एक स्पॉयलर के तौर पे काम कर सके। इंडिया काबुल को एक प्रॉक्सी के तौर पे, एक सैटेलाइट स्टेट के तौर पे, एक दुमचले के तौर पे वहाँ पे यानी काबुल हुकूमत को लोगों पे मुसलत रखे। हमने देखा पिछले 20 साल में उन्होंने किस तरीके से फौज में, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी NDS में पेनिट्रेट किया था और ख़ुद ईरान के ख़िलाफ़ जो है
वो कार्रवाइयाँ की थी। पाकिस्तान के खिलाफ तो एक मुनज़्ज़म जंग पिछले 20 साल में इंडिया ने लड़ी है प्रॉक्सी की शक्ल में, और हमने देखा कि कितने लोग हमारे जवान शहीद हो गए, हमारे लोग शहीद हो गए। तो इंडिया का अफगानिस्तान में किरदार जीरो, जिच, कोई किरदार नहीं। अब उन्होंने कोशिश की कि दुनिया के अटेंशन लेने के लिए कुछ ममालिक के इंटेलिजेंस एजेंसियों के जो हेड्स हैं उनको बुलाए दिल्ली, लेकिन इंडिया का ना बॉर्डर है वहाँ पे, ना अभी तालिबान के साथ उनके रिलेशंस है। तालिबान समझते हैं कि ये काबुल गवर्नमेंट के साथ ये नजीबुल्लाह को सपोर्ट, सॉरी अशरफ गनी को सपोर्ट कर रहे थे। इससे पहले जो माजी में यानी करजई गवर्नमेंट थी उनको सपोर्ट कर रही थी, और जब 1990s में जब तालिबान आया उससे पहले वो बाकी लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। तो इंडिया की एक मुसलसल हिस्ट्री एंटी तालिबान की, तो तालिबान के साथ उनके मामला यानी वो नहीं सकते। प्रॉक्सी के जरिए वो तालिबान को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, अपने ग्रुप क्रिएट करेंगे जिस तरह उन्होंने कोशिश की है, ताकि तालिबान की यूनिटी को तबाह करें यानी ख़राब करें, और तालिबान के जो मसाइल है उनको इतना बढ़ाए कि उन पर एक लेवरेज इस्टेब्लिश हो। लिहाजा इंडिया की किरदार की वजह से पाकिस्तान ने उनका बाइकआउट किया, और बाकी दुनिया ने भी इसको कोई सीरियस मूव नहीं लिया। सर इसका मतलब है इंडिया की खित्ते में कोई इज्जत नहीं है? देखिए, इंडिया इस वक्त बिल्कुल आइसोलेटेड है पूरे साउथ एशिया में और वेस्ट एशिया में। ईरान के साथ भी इनके ताल्लुकात बिलखसूस चाबहार, चाइना के साथ ईरान के मुआहदे के बाद ईरान के हाथ से निकल रहा है, सॉरी इंडिया के हाथ से निकल रहा है। अफगानिस्तान तो निकल चुका, अब तालिबान के साथ वो उनके जो मज़े करज़ई गवर्नमेंट और अशरफ गनी के साथ थे वो अब नहीं रहे। इसी तरह पूरे रीजन में साउथ एशिया में बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल जो उनके हमसाया ममालिक हैं उनके साथ भी इंडिया के ताल्लुकात मामूल से हट के ख़राब हैं, और वो चाइना के साथ उनके यानी वो पिंगे बढ़ा रहे हैं। लिहाजा पूरे साउथ एशिया और वेस्ट एशिया में अगर एक मुल्क आइसोलेटेड है वो इंडिया है। इसलिए हिंदुस्तान जो है वो साइडलाइन पे खड़ा है, और ये कोशिश उनकी थी कि नहीं मैं साइडलाइन पे नहीं हूँ, मैं आइसोलेटेड नहीं हूँ, इसलिए कॉन्फ्रेंस की, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम हो गई। लेकिन जबकि पाकिस्तान ने जो अभी कॉन्फ्रेंस किए वो सबसे कामयाब था। अभी आपने देखा तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी, उनका एक बड़ा डेलीगेशन आया इस्लामाबाद। अमेरिकन जो स्पेशल इन्वॉय है अफगानिस्तान के लिए, चाइना के जो स्पेशल नुमाइंदे हैं, इसी तरह रशिया के स्पेशल नुमाइंदे काबुलोव, वो भी इस्लामाबाद पहुंचे थे और तालिबान के साथ उन्होंने मुज़ाकरात किए। अब लग यूँ रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के किरदार को रिकग्नाइज करते हुए कोशिश कर रहा है कि तालिबान के साथ अगर कोई अंडरस्टैंडिंग बन सकती है तो तालिबान पाकिस्तान की लेवरेज को इस्तेमाल करें, और अफगानिस्तान में जो दो बड़े इश्यूज हैं यानी तालिबान को रिकग्नाइज करना या ना करना, और ह्यूमैनिटेरियन इशू यानी वहाँ पे जो लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, इस क्राइसिस से निपटने के लिए किस तरीके से अमेरिका बाकी रीजन के ममालिक रशिया और चाइना के साथ मिल के और पाकिस्तान के किरदार को बढ़ाते हुए किस तरीके से रिस्पॉन्स दे। तो ये जो इस्लामाबाद में जो अभी कॉन्फ्रेंस हुई है ये बहुत ही दुर्रस नताइज का हामिल होगी। अब लग यूँ रहा है कि अमेरिका ये रिकग्नाइज कर रहा है कि तालिबान को हमें अगर फुल रिकग्निशन नहीं देनी चाहिए तो कम से कम आधा हमें रिकग्नाइज करना चाहिए। और अभी तो कतर के साथ अमेरिका ने मुआहिदा किया, काबुल में कतर की एम्बेसी, अमेरिका की एम्बेसी भी होगी। अब अगर अमेरिका वहां पे अपनी मौजूदगी कतर की एम्बेसी के जरिए यकीनी बनाने पे तुला हुआ है तो इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन तालिबान के साथ उनके खुले हैं, डायरेक्ट मुज़ाकरात कर रहे हैं, अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस वहां पे करने जा रहे हैं। तो फुल रिकग्निशन से एक डिग्री नीचे तालिबान को वो अमली तौर पे रिकग्नाइज करने जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की मौक़िफ़ की फतेह है। पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ रहा है कि तालिबान को आइसोलेट करने की बजाय उन्हें इंगेज किया जाए, उन्हें रिकग्नाइज किया जाए, और उन्हें अगर मुतालबात है उन पर प्रेशर डाला जाए कि किस तरीके से तालिबान इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिल के जो दहशतगर्दी के हवाले से, काउंटर टेररिज्म के हवाले से जो उनके मसाइल हैं वो हल हों। इसी तरीके से पाकिस्तान ने भी तालिबान के साथ इंगेजमेंट की है, TTP एक मिसाल है, चाइना की इंगेजमेंट भी अब तालिबान के साथ, रशिया की भी, ईरान की भी है। लिहाजा इस वक्त अगर कोई अहम प्लेयर इस खित्ते में किरदार अदा कर सकता है या कर रहा है वो पाकिस्तान है, जो एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहा है दुनिया के साथ। सर अभी पिछले दिनों जो तालिबान का वफ्द आया था पाकिस्तान में, इस दौरे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस दौरे ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान ही पूरे खित्ते में डिप्लोमेटिक हब है। अफगानिस्तान के मामलात अगर हल हो सकते हैं तो उसका रास्ता इस्लामाबाद की तरफ से जा रहा है, और काबुल भी, तालिबान भी, जो उनके हमसाया ममालिक हैं, बीजिंग, मास्को, वाशिंगटन,
सबको पता है कि इस्लामाबाद ही में आके ये अफगानिस्तान में मसाइल हल कर सकते हैं। दोहा की जहाँ तक की बात है, दोहा में तालिबान के सियासी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अब दोहा की वो अहमियत नहीं रही, क्योंकि तालिबान अब डायरेक्ट अफगानिस्तान पे यानी उनकी हुकूमत है। लिहाजा उनकी जो बाकी पावर सेंटर्स बन गए हैं, तालिबान के कई इंपॉर्टेंट लीडर्स अब अफगानिस्तान में है, उनको इंगेज करना पड़ेगा। सिर्फ दोहा से अब काम नहीं बनेगी। इसलिए पाकिस्तान ने जब तालिबान के इस डेलीगेशन को इस्लामाबाद बुलाया, तो बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी के अहम ममालिक अमेरिका, चाइना और रशिया को भी बुलाया, ताकि ये मैसेज मिल सके कि पाकिस्तान ही अहम किरदार अदा कर सकता है अफगानिस्तान और दुनिया के मसाइल कम करने के लिए। जी सर, टीटीपी की जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? मगर हुकूमत वक्त ने जो है मुतासरीन और पार्लियामेंट को अंधेरे में रखा है। देखिए, टीटीपी के साथ जहां मेरी मालूमात है 3 दौर हुए हैं। काबुल में एक दौर हुआ है, दूसरा दौर कुनड़ में हुआ है, तीसरा दौर खोस्त में हुआ है। मुज़ाकरात उनके साथ चल रहे हैं। अभी तक एक सीज फायर 1 महीने के लिए एग्री हुआ है दोनों तरफ से, लेकिन अभी जो कुछ वाकयात हुए हैं, 1-2 वाकयात पिछले 2-3 दिनों में, अब देखना ये कि वाकई वो सीज फायर होल्ड कर रहा है, उसकी अहमियत है या नहीं, है वाकई टीटीपी कंट्रोल कर रही है वाकयात को नहीं। अगर टीटीपी हुकूमत को लगे कि टीटीपी जो है सीज फायर के बावजूद अपने लोगों को काबू नहीं कर पा रही, या जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, स्पॉयलर्स है, या जो इंडियन टीटीपी का जो एलिमेंट है वो अब भी धमाके कर रहा है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले कर रहा है, तो फिर टीटीपी के सीज फायर में कोई जान नहीं होगा, उनके मुज़ाकरात की फिर कोई अहमियत नहीं होगी। चलिए, हुकूमत ने ये कदम उठाया है, कंट्रोवर्शियल कदम है, बहुत से स्टेक होल्डर्स को तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन अब अगर वाकई ये मुज़ाकरात यानी टीटीपी इस पे इसको एक्सिक्यूट नहीं कर सकती, उसको अमली जमा नहीं पहना सकती, हमले बंद नहीं करा सकती, तो फिर टीटीपी के लिए वो एक रास्ता है कि ताकत के जरिए इन्हें ख़त्म किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान एक कमज़ोर रियासत नहीं है। अगर टीटीपी के साथ मुज़ाकरात होने भी है तो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस वक्त टीटीपी का एक इम्तिहान है कि अगर 1 महीने में उनके रवैये और बिहेवियर को देखा जाए, अगर वो इन अपने लोगों को काबू नहीं कर सके, ये वाक़यात का कला कमा नहीं कर सके जो अभी वज़ीरिस्तान में हुए हैं या जो पुरानी फाटा है वहाँ पे हो रहे हैं, तो फिर ये मुज़ाकरात ख़त्म होने चाहिए और फिर हमें काइनेटिक ऑप्शंस पे जाना चाहिए, जिसमें हॉट परसूट भी है, क्योंकि अब अफगानिस्तान में भी टीटीपी के लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि तालिबान के आने के बाद उनके सेंचुरीज रहें, उनकी पनाहगाहें रहें, और यहाँ पे भी जो उनकी ताकत के सरचश्मे हैं वो कायम रहें। अब हमें अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, इन्हें आखिरी मौका मिलना चाहिए। मुज़ाकरात के बाद अगर खुदा न खास्ता मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, टीटीपी की जो सलाहियत ये कह रहे हैं कि हम वाकई सीज फायर कर रहे हैं, तो फिर बाकी बातें वो क्या इंप्लीमेंट करेंगे अगर वो सीज फायर को भी इंप्लीमेंट नहीं करा सकते। अब भी हमारे लोगों पे हमले हो रहे हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि इस महीने में उनके रवैये को देखा जाए, और अगर वो रवैया वही है जो माजी में रहा है, या वो काबू में नहीं है उनके लोग, और या उनके वो खुद नहीं करना चाह रहे हैं, या दूसरे ग्रुप जो हैं उनके अंदर दाखिल हो गए, तो फिर हमें मुज़ाकरात का ड्रामा ख़त्म करना चाहिए और ऐलान जंग करना चाहिए कि अब मैदान ही में इन्हें हमने फिनिश करना है। तो काइनेटिक ऑप्शन के लिए हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। अगर ये वाक़यात जो है वो इसी तरह होते हैं और मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ते और सीज फायर होल्ड नहीं करता, लिहाजा पाकिस्तान की रियासत जो है अमन की बात करे, मुज़ाकरात करे, लेकिन जंग के लिए तैयार रहे। ठीक है। अच्छा सर, इस दौरे से आप दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि जहाँ तक अफगानिस्तान के अफगान तालिबान के दौरे की बात है, तो इससे काफ़ी पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग की हवालों से रही है उसका कला कमा हुआ है। बॉर्डर मैनेजमेंट एक ऐसा इशू है जो दोनों ममालिक के दरमियान इसमें कोई यानी डाइवर्जेंस था। हम बॉर्डर नहीं खोल सकते क्योंकि बहुत से लोग आ जाएंगे बगैर वीज़े के, लेकिन पाकिस्तान ने कोशिश की है कि उनके मसाइल को हल करे, जो ट्रांजिट ट्रेड है वो जारी रह सके, जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है पाकिस्तान उसको कंटिन्यू करें, और जो अफगानिस्तान के जो यानी वो अफगान जो बीमार हैं, जिनको हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, जो पाकिस्तान आना चाहते हैं इलाज के लिए, उन्हें फैसिलिटेट किया जाए। तो काफ़ी हद तक पाकिस्तान ने बॉर्डर मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया है तालिबान के साथ। तालिबान ने भी एक कुछ महीने पहले कहा था कि हम बॉर्डर बंद कर रहे हैं, और वो इनकी एक तरफा कार्रवाई है। तो ये एक अहम इश्यू है जो तकरीबन हल हो गया है, लेकिन लाजमी बात है हमें सिक्योरिटी थ्रेट है। जब तक टीटीपी के साथ मामला तय नहीं होते, पाकिस्तान अफगान रिफ्यूजीज का इशू बन जाएगा।
जाएगा, हम बॉर्डर नहीं खोल सकते कि लोग आ जाएं बगैर वीजे के। इसी तरह दहशतगर्दी का जो थ्रेट है, काउंटर टेररिज्म का हमारा जेन्युइन थ्रेट है, हम बॉर्डर को जो है रिलैक्स नहीं कर सकते। लिहाजा ये दो ऐसी चीजें जो पाकिस्तान की कोर इंटरेस्ट को कंस्टिट्यूट करती हैं। बेशक तालिबान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन हमारे मुल्क के मफादात सबसे सुप्रीम हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे जाना चकजई साहब। प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा? हमने प्रोग्राम में जो डिस्कस किया वो डिस्कस किया महंगाई के हवाले से कि महंगाई को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, चीनी के बहरान पे हमने डिस्कशन की, इसके अलावा हमने टीटीपी और पाकिस्तान के मुज़ाकरात को लेकर डिस्कशन की, और इसके अलावा हमने डिस्कशन की जी इंडिया के नाकाम इजलास को लेकर। प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा? इसे हम मजीद बेहतर कैसे बना सकते हैं? अगले हफ्ते इसी टाइम पे स्टार न्यूज़ पे आपसे मुलाकात होगी। दुरे शहवार और जाना चकजई को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।